नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज जो है हम इस क्लास में नॉलेज एंड करिकुलम की मैराथन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं और उनके आंसर्स डिस्कशन बेसिकली हम क्लास करेंगे। ठीक है, समझेंगे सभी टॉपिक्स को। जैसे ये इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है और ये हिंदी मीडियम का, दोनों में ही करेंगे हम। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे, समझेंगे चीज़ों को क्या है। और देखिए, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पेड पीडीएफ रहेगा। आज की इस क्लास में आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा, आपको आगे इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्दर। राइट, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। जो है जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि भाई एक्सप्लेन करना है कंट्रीब्यूशन, पहले टैगोर जी का, फिर गांधी जी का, फिर जे कृष्णा मूर्ति। ठीक है, तो तीन यहाँ पे जो है पर्सन्स हैं जिनकी हमें एजुकेशनल फिलोसफी डिस्कस करनी है। सबसे पहले टैगोर जी की बात करते हैं। देखिए, इनका पूरा नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। 6 मई 1861 में बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यही हिंदी में देखो यही सब रिटर्न है। ठीक है, कि कब जन्म हुआ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम था, कब मृत्यु हुई, ये सब लिखा हुआ है। ये एक महान कवि थे, कवि यानी कि पोएट थे, लेखक यानी कि राइटर थे। ठीक है, दार्शनिक फिलोसोफर हो गया, संगीतकार म्यूजिशियन हो गया, तो इस तरीके से इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, पेंटर भी थे ये साथ में फिलोसोफर के साथ, ड्रामेटिस्ट भी थे, बहुत काम इन्होंने किया। अच्छा, अब सबसे बढ़िया चीज बताती हूँ, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। 1913 में इनकी जो बुक थी गीतांजलि, उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी 22 सितंबर 1921 में, 1921 में, जिसका यहाँ पे एम था कि भाई हम ईस्ट और वेस्ट के बीच एक तालमेल जो है वो उत्पन्न करें। इनकी मृत्यु 1941 में होती है। ठीक है, 1861 में जन्म है, 1941 में मृत्यु है। देखो, इन तीनों में से किसी के बारे में भी लिखने को आए, ठीक है, जो कि काफी महान व्यक्ति हैं, इनका एजुकेशन में बहुत योगदान है, तो ये कुछ कॉमन बातें आपको लिखनी है कि इनका एजुकेशन से संबंधित बहुत कार्य किया है एंड बहुत योगदान इनके रही है। ठीक है, ये कॉमन बातें हैं। ठीक है, एजुकेशन में बहुत अच्छी फिलॉसफी इन्होंने दी, एजुकेशन के लिए बहुत सारे आइडियाज दिए, करिकुलम के लिए दिए, टीचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए, कॉमन बातें सबके बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी ने ये काम किया था, तभी एजुकेशन फिलोसफीज इनकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टैगोर जी जो हैं, इनके प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ सिद्धांत थे। पहला था प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये इसमें भी रिटर्न है, नीचे आओगे आप, यहाँ पे विचार लिखे हैं, विचार के बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, सिद्धांत सब आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। फ्रीडम मतलब ये आज़ादी का फ्रीडम इनका है। ठीक है, ये पढ़ाई में भी बोलते थे बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे का ना इंटरेस्ट अलग होता है, तो उसको उसके हिसाब से पढ़ने दिया जाए, तो स्वतंत्रता हो। दूसरा है क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। भाई आप सृजनात्मक तरीके से, अपने क्रिएटिव तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक है, जैसे कि भाई अब मैं आपको बोलूं कि इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, ठीक है, और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, और वही चीज मैं किसी तीसरे व्यक्ति को बोल रही हूँ, तो हम तीनों का इंट्रोडक्शन देने का तरीका अलग होगा। सबकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी समझदारी होती है, अपना तरीका होता है, तो वही है कि सबके पास वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, और सबके पास अपना जो है, अपने आप को सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद को सामने रखने का जो क्रिएटिव तरीका है, सृजनात्मक तरीका है, उसमें आजादी होनी चाहिए। ठीक है, अगला है एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन। मतलब एक बच्चा या एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों के साथ
बातचीत करे, कम्युनिकेट करे, साथ में वो नेचर के साथ भी करे। देखो तभी एक एज पे ना बोला जाता है पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को ना छोड़ो, बाहर जाने दो, निकलने दो, दुनिया समझने दो। एक टाइम पे बोला जाता है बच्चे को प्ले स्कूल में डालो, स्कूल में डालो, पार्क लेके जाओ, समझ रहे हो। तो वही है कि बच्चा या एक पर्सन तालमेल बिठा सके नेचर के साथ और बाकी व्यक्तियों के साथ। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज एनलाइटमेंट। बिल्कुल भाई, एजुकेशन ना जो आपका मतलब आपके जीवन को संवारती है, एक उजाला आपको देती है, वो हम सबको पता है। बिना एजुकेशन के आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखिए एजुकेशन से विकास होता है। बिना एजुकेशन के एक सही तरीके का विकास होना मुमकिन नहीं है। एजुकेशन तभी हर कंट्री में है। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, यानी कि अनिवार्य भी है और मुफ्त भी है। समझ रहे हो। नेक्स्ट इज एजुकेशन एज हार्मनी। यहाँ पे टैगोर जी का कहना था कि भाई एजुकेशन से आपस में भाईचारा बढ़ता है, लोगों को रहना आता है कम्युनिटी में। मतलब आप ये बोलो तो ह्यूमन बीइंग तो सब हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग हमें एजुकेशन बनाती है। और सोशल बीइंग से वेल या गुड सोशल बीइंग हम तब बनते हैं जब हम एजुकेशन से सीखते हैं कि आपस में भाईचारे में प्यार से मिलजुल कर किस प्रकार से रहना है। नेक्स्ट इज मदर टंग को इन्होंने बहुत इम्फेसाइज किया है कि बच्चे की जो मातृभाषा घर की भाषा है, ठीक है, मदर टंग जो है उसकी, हमें बच्चे को उसमें पढ़ाना चाहिए। आप देखोगे जैसे केरल हो गया, केरल में मलयाली से पढ़ाया जाता है। मुंबई, ये महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे मराठी है, उससे मदर टंग है, तो वहाँ से वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये चीज़ें हैं एजुकेशन में, क्योंकि इंडिया के अंदर ना भाई बहुत डाइवर्सिटी है, विविधता है। हर स्टेट अलग है, हर राज्य अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है। ठीक है, तो उस संस्कृति को देखते हुए भी एजुकेशन में यहाँ पे बल दिया टैगोर जी ने। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। देखो हम ऐसा नहीं है सिर्फ हम ये बोले कि इंडिया अलग है या इंडिया ही है, ठीक है, नहीं, हमें बाकी देशों के साथ भी भाईचारा बना के रखना है। हम वर्ल्ड में भी ब्रदरहुड बना के रखें। तो ऐसी यहाँ पे एजुकेशनल फिलोसफी है टैगोर जी की। ठीक है, अब इनके जो एम्स हैं एजुकेशन के, यानी कि उद्देश्य, इनके उद्देश्य जो है आप हिंदी में भी देखोगे तो ये रहा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशन। ठीक है, पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है संवेगात्मक, फिर है सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। अब देखो सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक रूप से बच्चे का विकास हो, जिसके लिए टैगोर जी बोलते हैं खेल कूद, स्पोर्ट्स, ये सब एक्टिविटीज रखी जाए। बच्चे को ऐसा ना हो कि वो बस एक जगह बैठ के टीचर को ही सुन रहा है। टीचर के साथ साथ बच्चे का भी एक्टिव रोल रहे, मतलब बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे एजुकेशन में पढ़ते वक्त। ठीक है, जिससे उसका शारीरिक विकास हो। दूसरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, भाई हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है बच्चे का मानसिक विकास हो। मानसिक विकास होना बच्चे का बहुत जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन है ही इसलिए कि भाई सूझबूझ आए बच्चे के अंदर, क्रिएटिव थिंकिंग आए। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिकता का विकास। अब देखो नैतिकता यानी कि आप सही गलत में भेदभाव कर सको, यस नो कहना सीख सको, राइट रॉन्ग आपको पता हो। ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक रूप से भी बच्चे का विकास हो। हम ये नहीं बोल रहे बच्चे अंधविश्वासी बन जाए, पर आध्यात्मिक बने। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सबसे मिलजुल कर रहें, भाईचारे में रहें, लोगों के हित में काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इस प्रकार। अगला है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू एडजस्ट, यानी कि देखो एजुकेशन का ना मेन मकसद यही होता है कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में हो, कहीं पे भी आप उसमें ढल जाओ। ठीक है, वो एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल होता है। सही जगह मतलब हर एनवायरनमेंट में ढल जाना, एडजस्ट हो जाना,
जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है वहां एडजस्ट होता है, फिर कॉलेज में जाता है, आगे जॉब पे जाता है, परिवार, कहते हैं ना रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो वो चीजें होती है, तो हर सांचे में ढल जाना, हर मतलब हिसाब से एडजस्ट हो जाना हर तरह के एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो बेसिकली टैगोर जी ने यही बातें बोली हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली आते हैं गांधी जी पे। ठीक है, गांधी जी के बारे में तो जी कौन नहीं जानता है। गांधी जी जेब में रखे हुए भी देखो हमें कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज जो हम पैसे यूज करते हैं, नोट यूज करते हैं, उस पे गांधी जी की तस्वीर है। यानी कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम कुछ किया है, जो आज भी हम उन्हें इतना मतलब इज्जत देते हैं, और इतने मतलब हमारी करेंसी पे, इंडियन करेंसी पे उनका जो है फोटो है। ठीक है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, अक्टूबर 2 1869 में। गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत तगड़ा योगदान इनका भारत को आजादी दिलाने में रहा है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, याद रखिएगा, ग्रेट लीडर थे। ये सब बातें आपको पता होंगी, स्कूल में ऑलरेडी आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, एंड ये सब चीजें हैं। ये इनके दो, अब देखो गांधी जी के 3 बंदर है ना, वो भी आप लिख सकते हो। जो जो ये फिलोसफी थी गांधी जी की, बुरा अब देखना नहीं है, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है। ठीक है, तो ये कास्टलेस सोसाइटी पे बिलीव करते थे, यानी कि जाति धर्म में नहीं मानते थे, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, मतलब कहते हैं ना अछूत। ठीक है, तो ये इस चीज में नहीं मानते थे, लोअर कास्ट अपर कास्ट में नहीं मानते थे। ठीक है, काला गोरा इनमें नहीं मानते थे। ठीक है, और यही लोगों को भी सिखाते थे, शिक्षा देते थे। ये सत्य, यानी कि ट्रुथ पे और नॉन वायलेंस, यानी कि हिंसा नहीं करनी, इस पे गांधी जी की बुनियाद थी। इनकी पूरा जीवन यही बोलते रहे। गांधी जी के नाम से ही ना हमें ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यानी कि सच्चाई और अहिंसा, ये इनके 2 पिलर्स थे। ठीक है, इनके जीवन के, इनकी एजुकेशन का पर्पस भी यही था कि बच्चों को सच बोलना सिखाना। ठीक है, सच बोले, सच सुने, सच देखें, नॉन वायलेंस अहिंसा की तरफ बढ़े, गुस्से से नहीं, मार पिटाई से नहीं, गलत तरीके से नहीं। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है। बाकी गांधी जी की जो एजुकेशन थी, देखो मैं एक बात बता दूं, जनरली जिसकी भी एजुकेशन की हम बात करते हैं ना, सबने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ठीक है, और सोशल भी है साथ में, इन डेवलपमेंट्स पे काम किया है। तो ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप चाहो तो सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, बट वो कॉमन टू द एजुकेशन लिखना, क्योंकि देखो इन सभी विचारधारक जो ये थे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली है, और ये जनरल बातें हैं जो इन सबके, जो कहते हैं ना सबके पॉइंट्स मिलते हैं कि भाई सेम पॉइंट्स है, तो वो ही आप लर्न करो और वो ही एग्जाम में अपना लिखो। ठीक है, चलिए, ये चीज रही गांधी जी के बारे में। अ, गांधी जी की बाकी यहाँ पे आते हैं। हाँ जी, इनके इमीडिएट एम्स थे एजुकेशन के, और अल्टीमेट एम्स थे। इमीडिएट एम्स थे भाई वोकेशनल एम, कि बच्चों को हम स्कूल के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी सिखा दे, प्रोडक्टिव चीज सिखा दे, कि आगे जाके वो उसको अपनी जैविका बना सके, यानी कि वो काम कर सके और उससे अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके, कमा सके, जैसे कि कारपेंटरी, क्राफ्ट, पॉटरी, एटसेट्रा। ठीक है, चलो, दूसरा है कल्चरल एम। इंडिया में बहुत सारे कल्चर, मतलब कि हर राज्य के हिसाब से कल्चर है भाई। तो हम बच्चों को मतलब एक दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसके साथ भी वोकेशनल एजुकेशन को जोड़े, ताकि कल्चरल अचीवमेंट भी हो सके। ठीक है, मतलब 2 एस्पेक्ट्स मान लो, वोकेशनल एजुकेशन तो देनी है, साथ में कल्चर से भी उसको जोड़ना है। जैसे राजस्थान में अगर बात करें, तो राजस्थान में चूड़ियां बनाई जाती हैं लाख की। ठीक है, तो वहां पे उस तरह की, क्योंकि उस वहां का कल्चर है ये। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी की बहुत फेमस है, तो वहां का कल्चर है ये, तो उस तरह की वोकेशनल एक्टिविटी कल्चर से जुड़ी हुई बच्चों को सिखाई जाए, ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा है परफेक्ट डेवलपमेंट टीम। भाई परफेक्ट डेवलपमेंट टीम जो है गांधी जी का, ये इंसिस्ट करता है कि एजुकेशन जो है वो डेवलप करे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअलिटी और हारमोनियसली, यानी कि एक प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल लो। ठीक है, जिसमें बॉडी माइंड सोल बच्चे का जो है
तीनों डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ये एक रियल एजुकेशन है जिसमें फुल्ली बच्चे का बॉडी माइंड और सोल यानी कि शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों का विकास हो रहा है। क्लियर? हिंदी में भी देख लेते हैं। ये रहा, पहले तो ये गांधी जी का परिचय लिखा हुआ है, फिर इनका जीवन दर्शन। देखो ये चार्ट में आपको ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें इसको। इनके जीवन के जो दर्शन थे, चार मुख्य तत्व थे। ठीक है, जीवन दर्शन के चार मुख्य तत्व थे: सत्य, सत्याग्रह, निडरता और अहिंसा। ठीक है, जिसमें से अभी दो इंग्लिश में दो लिखे हुए हैं, मेनली वो पिलर्स हैं, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ये दो लिखे हुए हैं, टोटल ये चार का बनाना। और ये फ्लो चार्ट ना मस्ट ड्रॉ करना, जहां ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दिया ना वही लगा लो आधे नंबर तो डन हो गए। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन आया तो मान लो आपके 8 नंबर तो डन हो गए। ठीक है, चलो ये लिखा। इसके बाद इनके शैक्षिक विचार जो हैं वो लिखने हैं, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट अगला, यानी कि देखो भाई बच्चे का नैतिक विकास हो। ठीक है, एजुकेशन का मतलब ना बहुत लोगों को लगता है नंबर लाना, ग्रेड्स लाना, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं बच्चा अच्छे नंबर लाया, चाहे जीवन में उसने जो सीखा, मतलब स्कूल में जो सीखा वो जीवन में अप्लाई कर रहा हो या नहीं, जीवन में वो बात इस्तेमाल कर रहा हो या नहीं। नहीं, पर नंबर अच्छा है पेरेंट्स खुश नहीं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। वो एजुकेशन का मतलब है मॉरल और करेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि आपके चरित्र का विकास होना। समझ रहे हो? ये गांधी जी यहाँ पे बोलते थे। ठीक है, चलिए ये इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इसका जिक्र किया है काफी अच्छे तरीके से। लिबरल लिबरेशन एम भी इनकी एजुकेशन का था, जिसमें अगेन हम यही पॉइंट रिपीट करेंगे कि लिबरेट हो बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है, तो टू काइंड्स ऑफ लिबरेशन की बात यहाँ पे करी है इन्होंने। वन वाज लिबरेशन फ्रॉम काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल मेंटल स्लेवरी। अब देखो ये तो ना बहुत सच हो गया है, इंसान कमाने में, सोसाइटी में इज्जत बनाने में, पॉलिटिक्स में अच्छे कनेक्शंस बनाने में, पावर के लिए मेंटली थोड़ा एक स्लेव बन जाता है। ठीक है, पूरा जीवन यही करते रह जाते हैं। आप कभी देखोगे कमाना तो चलता ही रह जाता है, आज ये खर्चा है कल वो होगा, 10 दिन बाद कुछ, साल भर बाद कुछ, 10 साल बाद कुछ। ठीक है, तो ये स्लेवरी ना हो, इससे लिबरेशन, इससे आजादी। द सेकेंड वॉज लिबरेशन ऑफ द सोल वर्ल्ड बाय परस्यूइंग, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई हम आध्यात्मिक जीवन जिए। ठीक है, भगवान में, भगवान की बात ना करूँ तो वैसे तो देखो आइडियलिज्म की फिलॉसफी है, जो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को ये बिलीव करते हैं गांधी जी। आइडियलिस्ट थे ये, जो कि भगवान पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, अंधविश्वासी एजुकेशन पे नहीं। आप समझिएगा, अंधविश्वास में और भगवान में विश्वास करने में फर्क है। ठीक है, तो इन्होंने आइडियलिज्म की फिलॉसफी में जोर दिया है। ठीक है, बाकी अल्टीमेट एम्स ये कुछ हो गए। अल्टीमेट एम्स को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मेन जो है वो इमीडिएट एम्स है जिसमें आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए, एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी जी, इसके प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, इन्होंने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिक एजुकेशन का बेसिकली मतलब है कि भाई बच्चे को आप स्कूल में इतना सिखा दो, इतनी बेसिक एजुकेशन दे दो कि आगे जाके वो अपने जीवन में कमा ले और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर ले सोसाइटी में। ठीक है, तो उसी में पहला प्रिंसिपल है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, जिसमें आप देखोगे 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए जो फ्री है कंपलसरी एजुकेशन है, कहीं ना कहीं उसकी नींव महात्मा गांधी जी की प्रिंसिपल्स से रखी गई है, सिद्धांतों से रखी गई है। मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन दी जाए। इसमें आप वोकेशनल एजुकेशन डाल सकते हो पॉइंट को चेंज करके, और बड़ा कुछ लिखने को मिल जाएगा। सेल्फ सफिशिएंट हम बच्चे को बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। को रिलेटेड टीचिंग करें, यानी कि देखो रिलेट करके चीजें पढ़ाएं, ऐसा नहीं कि बुकिश ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, किताबी ज्ञान नहीं देना उसको, रियल वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से कनेक्ट भी करना है। नॉन वायलेंस और आइडियल सिटीजन कौन होता है? नॉन वायलेंस तो आप समझ गए ना, अहिंसा,
कि भाई भाईचारे में रहे, ये पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। आइडियल सिटीजन मतलब है कि भाई एक मतलब नागरिक कैसा होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक कौन होगा, अच्छे नागरिक के गुण क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से लोगों में भाईचारा बनेगा। ये नहीं होगा, आज के टाइम में आप देखते हो, मैं दिल्ली मुंबई ऐसे शहरों में देखूं तो सब लोकल्स ना हैवी होते हैं, ठीक है, मतलब उन वो अपनी पावर दिखाते हैं, जो बाहर से व्यक्ति आए उसको डोमिनेट करते हैं, वो एक आइडियल सिटीजन नहीं हुआ, ठीक है। इस पे ये बस किताबों वाली बात रह गई है, आइडियल सिटीजन की रियल लाइफ में फॉलो बहुत कम हो रहा है ये, ठीक है। इतना बहुत है, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं वो आप पीडीएफ से रीड करिएगा, ठीक है। चलिए, आगे है जे कृष्णा मूर्ति, ठीक है। पूरा नाम इनका था जिदु कृष्णा मूर्ति, ठीक है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं ऑल टाइम के। इनका जो स्पिरिचुअल गाइड है, he is a मतलब basically he is a spiritual guide who encourages skepticism, a general feeling of doubt about something, and inquiry in the spiritual realism rather than unquestioning trust and acceptance, ठीक है। बेसिकली इन्होंने स्पिरिचुअल एजुकेशन पे, ठीक है, और स्केप्टिसिज्म कॉन्सेप्ट पे जो है काम किया, ठीक है। तभी इनको एक ग्रेटेस्ट फिलोसोफर बोला जाता है ऑल टाइम का। एंड काफी अच्छा काम इनका भी रहा है एजुकेशन के अंदर। इन्होंने एजुकेशन को मतलब फिलोसफी जो है रिलीजन, on any philosophy or religion he spoke about issues that affect all of us in daily life, यानी कि इन्होंने रिलीजन को छोड़ के या बाकी स्पिरिचुअल एजुकेशन हो गया, इन सब को छोड़ के जो डेली लाइफ में भाई काम आएगा, ठीक है, या डेली लाइफ में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए, जो होना चाहिए, या जो डिफिकल्टीज हैं एक लाइफ की, एक जीवन की, तो उसके बारे में इन्होंने बात की है। हैप्पीनेस कैसे मिलेगी लोगों को, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों की नीड्स, इसके बारे में इन्होंने बात की है, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, देखो आज के टाइम में तो है ही, और पहले के टाइम में भी डेफिनेटली रही होगी। क्योंकि देखो हम कितना भी कर लें, आगे ये करना है, पीछे ये हुआ, पर आज जो जी रहा है ना, चाहे कितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स की बात सुन लो, आप यूट्यूब पे सुन लो, किसी रील में देख लो, पर आपकी कंडीशन क्या है, आपके हालात क्या हैं, वो अलग है। सबके जीवन के सॉल्यूशन आपके जीवन पे अप्लाई नहीं होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स अलग है, आपके सॉल्यूशन भी अलग होंगे। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे जिद्दू कृष्णा मूर्ति के द्वारा की गई, ठीक है। इनकी एजुकेशनल फिलोसफी बाकी सबसे थोड़ी सी अलग रही है, ठीक है। एजुकेशन में इनका काफी योगदान रहा है। इंडियन स्कूल्स में द स्कूल्स इन इंडिया, ब्रोकवर्ड पार्क इन इंग्लैंड एंड द ओक ग्रोव स्कूल इन ओजाई कैलिफोर्निया, और भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इनका इंटेंस इंटरेस्ट रहा है, मतलब कि एजुकेशन से संबंधित इनका इंडिया में तो था ही, साथ में ये इंटरनेशनली भी इंटरेस्ट रखते थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इनके बारे में मेंशन करनी है। बाकी गांधी जी और टैगोर जी का टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, तो इसको स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जो हो सकेगा इसका भी थोड़ा थोड़ा देख लेना पॉइंट्स, राइट। चलिए, अब 16 नंबर का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, 16 मार्क्स का, बट ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसका पार्ट वन है कि कॉन्सेप्ट और टाइप्स क्या है नॉलेज के, ठीक है। एक सेकंड, मैं ऊपर वाले में ना एक चीज और बतानी थी आपको, इसमें ना स्पिरिचुअल एजुकेशन मत लिखना एम में, और बाकी पॉइंट्स डाल देना, स्पिरिचुअल एजुकेशन मत लिखना, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट्स लिखते हैं, किसी किसी में कुछ बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। चलो, कॉन्सेप्ट और टाइप्स क्या है नॉलेज के, भाई देखो नॉलेज है क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। नॉलेज में फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल्स जो एक पर्सन एक्वायर करता है एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से, वो आते हैं, ठीक है। नॉलेज ना कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 मिनट में हो गया, 1 दिन में हो गया, नॉलेज लेने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्विकली ली जा सकती है, लेकिन नॉलेज टेक्स टाइम, ठीक है। नॉलेज थ्योरेटिकल भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। ये हमें अवेयरनेस कराती है
कि भाई हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, हम फैमिलियर हो जाते हैं, एक्सपीरियंस होता है जो हमारे आसपास हो रहा है, क्या सिचुएशन है, ये सब। ठीक है, ये रहा, ये कर रहे हैं हम। ठीक है, और नॉलेज के अब प्रकारों की बात करें पहले इसमें करेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं जरूर लिखेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स पे आएंगे, क्योंकि 16 नंबर में दो का है तो ये हो गया 8 नंबर का। ठीक है, 8 मार्क्स के हिसाब से भी लिखना है। नॉलेज के करेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? नॉलेज जो है इज लाइक वेल्थ, पैसे की तरह है। ठीक है, कभी भी आप देखोगे, आप कोई बुक लेते हो ना, वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। वो आगे आपको बहुत कुछ देगी, आपके दिमाग में उससे बहुत कुछ भरा है। समझ रहे हो? खाना खाते हैं, पेट भरता है, ठीक है, अगले दिन फिर खाना पड़ता है, पर नॉलेज एक बार आपने ले ली ना, वो दिमाग में रहती है और आगे बहुत हेल्प करती है। ठीक है, द मोर इट गेट्स द मोर ही क्रेव्स, मतलब जितनी हमें मिलेगी ना नॉलेज, हम और ज्यादा लेने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। वो सब काफी लोगों के लिए है नहीं है सच। बहुत लोगों को लगता है जैसे कुछ लोग 12th तक की पढ़ाई करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन तक ही करते हैं। ठीक है, पर नॉलेज का करेक्टरिस्टिक यही है कि भाई जितना लेना चाहोगे और ज्यादा मन करेगा लेने का। ठीक है, नॉलेज नेवर डिकेज, नॉलेज वंस गेन्ड, मतलब एक बार नॉलेज ली आपने तो वो आपके पास रहती है। आप लाइफ टाइम नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है वो एक सोर्स है नॉलेज लेने का, यानी कि ये नॉलेज है तो इंफॉर्मेशन इतना का पार्ट लगाओ इसका। ठीक है, द वर्ड नॉलेज इम्प्लाइज 3 थिंग्स, इसमें ट्रुथ होता है, प्रूफ होता है, कन्विक्शन होता है। नॉलेज बाउंडलेस है, लिमिटलेस है, नॉलेज जितनी मर्जी ले लो भाई, बहुत है। ठीक है, हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पीसेस में नॉलेज को गेन करते रहते हैं, तो यही सब करेक्टरिस्टिक्स हैं। और नॉलेज ऐसा नहीं है सिर्फ ली जाती है, हम इसको देते भी हैं, और लोगों को 4 बात पता होती है तो बताते भी तो है ना। ठीक है, नॉलेज के 2 टाइप्स हैं, अ प्रायोरिटी और अ पोस्टरियोरिटी। इसके अलावा भी है, बट देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक और प्रायोगिक। ठीक है, चलिए चलिए, अब प्रायोरिटी नॉलेज क्या होती है भाई? जो पहले से हमें ज्ञान है वो है प्रायोरिटी नॉलेज। ठीक है, पोस्टरियोरिटी बाद वाला ज्ञान। ठीक है, जो बाद में ज्ञान हुआ। ठीक है, जो हम पहले से जानते हैं वो प्रायोरिटी नॉलेज है। ठीक है, ये अपने आप एक्सपीरियंस से आ जाती है। ठीक है, और जो है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों भी हो सकती है। पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आती है। ठीक है, कोई ऐसा प्रूफ और रियलिटी नहीं होता एक्चुअल इसके लिए, बस अ, मतलब अपने आप आ जाती है। जैसे मम्मी को हम कुछ काम करते हुए देखते हैं ना, तो अपने आप वो काम भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कि भाई ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। समझ रहे हो चीजें? और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अ प्रपोजिशन दैट ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड इज प्रायोरिटी। नो, मतलब बैचलर है तो वो अनमैरिड ही होगा ना, बैचलर वर्ड ही उसके लिए होता है, राइट? नो प्रपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक सेंटेंस है, अब मैं इसमें पूछ रही हूँ क्या ट्रू, ये ट्रू है या फॉल्स, ये दोनों तो नहीं हो सकता सेम टाइम पे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और 70 एग्जाम्पल्स इसके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला सबसे बढ़िया है, आप ये मेंशन कर सकते हो। अब पोस्टोरिटी है भाई, जो हम पहले से ज्ञान है हमें, ठीक है, उसी में और ज्ञान जुड़ जाता है या कुछ नया पता चलता है, तो उस मतलब व्हाट कम्स लेटर, या जो बाद में ज्ञान मिला, वो है पोस्टोरिटी नॉलेज। ये हमें एक्सपीरियंस से होता है। ठीक है, ये एविडेंस, वारंट, मतलब कुछ प्रूफ होता है इसका। ठीक है, हमें पता होता है ये कहाँ से हुआ है। ये फॉर्मल ज्ञान होता है, उसको आप इनफॉर्मल बोल लो प्रायोरिटी को। ठीक है, वो अपने आप हो जाता है, उसके कोई प्रूफ वैलिडेशन ऐसा सच नहीं थे। अब इसमें जैसे मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, ट्रूथ हो गए, फिजिक्स के या बेसिकली साइंस के, वो सब पोस्ट प्रायोरिटी नॉलेज में आते हैं। ठीक है, अब देखो, किसी को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं पता था, ऊपर से चीज नीचे गिरी, क्यों गिरती है वो नहीं पता था, पर जब साइंस पढ़ लेते हैं तो वो चीज पता चलती है। तो वो पोस्टरियोरिटी हो गई, ऊपर से नीचे गिरेगी वो प्रायोरिटी होगी, कि ये पता है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन से ज्ञान लिया है।
पर ऐसा क्यों है, जब साइंस पता चली उसके पीछे की तो वो पोस्टरिटी हो गई। ठीक है, चाहो तो ये एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, राइट। चलो अब अगले पे आते हैं। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। टीचिंग क्या है भाई? जब हम, अभी क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग ही तो है। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर, ठीक है, टीच करती है वो काफी सारे इंडिविजुअल्स को, मतलब एक इंडिविजुअल हुआ या बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है। सो बेसिकली अ पर्सन इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज टू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो वो चीज हो गई। अब ये क्लासरूम सेटिंग में होती है, फॉर्मल सेटिंग में होती है जनरली, ठीक है। यहाँ पे तीन चार डेफिनेशन है, इनमें से कोई एक लिख देना कि ये एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ठीक है, एनकाउंटर है, जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से टू या दो से ज्यादा, जिसमें से एक टीचर होगा और बाकी जो है पार्टिसिपेंट्स होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। क्लियर? और भी डेफिनेशंस हैं, चाहो तो कोई भी पिक कर लो। तो यहाँ पे दो सजेस्टेड है कि भाई दो लिखना, बाकी आप एक भी लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है, बट एक तो जरूर लिखना, ठीक है। इसमें अब टीचिंग के एक व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पे हम नहीं आएंगे, तो ज्यादा डीप में नहीं करा रही हूँ मैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, इसको स्किप करके हम, ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। इसमें हम इम्पार्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स है, ये एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है। टीचिंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय, ठीक है। पांचवा, मोर मैच्योर जो पर्सन होता है, मोर मैच्योर पर्सन टीचेस लेस मैच्योर पर्सन, ठीक है। ये इस तरीके से पांच करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, वो बहुत है। इसको स्किप इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसको लर्न करने में टाइम लगेगा, तो आई डोंट वांट आप सभी जो है वो चीज करो जिसमें टाइम लगे, ठीक है। चलो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में पढ़ने का यही मोटिव होता है कि भाई जिन चीजों में टाइम लगेगा उनको स्किप कर दो, ठीक है। नेचर और अब करेक्टरिस्टिक्स हो गए ये टीचिंग के। ये देखो और आगे एक सोशल प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसमें एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, चेंज आता है बिहेवियर में। टीचिंग जो है आर्ट भी है, साइंस भी है, एक फेस टू फेस एनकाउंटर है। मैंने ऑलरेडी पांच आपको बना दिए थे, मेरे को पता नहीं था ये नीचे लिखे हुए हैं, तो यही सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो देखो करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ठीक है, फीचर्स और एस्पेक्ट्स ये सेम है, इनके अंदर सेम पॉइंट जाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सबकी हेडिंग आप लिख देते हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, करेक्टरिस्टिक ना, किसी में करेक्टरिस्टिक्स लिखो, किसी में नेचर, किसी में फीचर, किसी में एस्पेक्ट्स। समझ रहे हो? ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है आंसर, ठीक है। चलो अब ट्रेनिंग पे आते हैं। ट्रेनिंग क्या है भाई? इसको टीचिंग ट्रेनिंग से ही हम रिलेट करेंगे। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली ट्रेन करते हैं ताकि एक बंदा प्रोफेशनल बन सके, ठीक है। उसको स्किल्स वहां पे दिए जाते हैं और नॉलेज दी जाती है, ठीक है, ताकि वो पर्सन जो है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो उस कोर्स को करके, वो ट्रेनिंग करके वो एक प्रोफेशनल या एक एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है। तो उसको प्रोफेशनल स्किल्स वहां पे सिखाई जाती है, जो भी इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग हो, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे ट्रेनिंग जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है, जहाँ पे एक पर्सन को इक्विप किया जाता है स्किल्स से, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं, और वो वहां पे एक वेल प्रोफेशनल बनता है, ठीक है। फिर आगे वो अपना करियर जो है लाइक परस्यू करता है। जैसे एग्जाम्पल टीचर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट में
जो है वहाँ होटल में कैसे काम करना है, वो ट्रेनिंग्स होती है हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट की। इसके अलावा लॉयर ट्रेनिंग होती है, जो कि भाई लॉयर्स वगैरह कैसे करते हैं, उनकी कोर्ट रूम्स में ट्रेनिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा। तो हर प्रोफेशन में ट्रेनिंग्स होती हैं। आप टीचर ट्रेनिंग की बात करो तो टीचर ट्रेनिंग में जो है आप लिख सकते हो 2 साल का बीएड कोर्स होता है, ठीक है, आईटीईपी का कोर्स होता है, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता है जिसे 12th के बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो जिससे एक पर्सन प्रॉपर इक्विप होता है प्रोफेशनल टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो इन कोर्सेज का आप जिक्र कर सकते हो। तो इसको बीएड के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस आंसर को लिखेंगे, ठीक है। चलिए, एजुकेशन तो वी ऑल नो, एजुकेशन एक बहुत कंपलसरी, मतलब हमारे देश में तो फ्री और कंपलसरी है, बाकी देशों में भी इसको कंपलसरी बोला हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। इससे एक इंसान ना ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग बनता है, ठीक है, एक इंसान से सामाजिक व्यक्ति की ओर एक पर्सन जो है वो बढ़ता है, एक इंसान से सामाजिक व्यक्ति वो बनता है, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देखते रहें, ठीक है, बाकी पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। नीड क्या है अब एजुकेशन की, भाई इससे पर्सनल डेवलपमेंट होता है, लाइफ स्किल्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मॉरल वैल्यूज आते हैं, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो गया। ये पॉइंट्स ही लिखने हैं, इसमें बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, सिर्फ ये नीड लर्न कर लो। इसके अंदर क्या लिखना है, पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि एक पर्सन का व्यक्तित्व डेवलप होता है, ठीक है, वो सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनता है, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाता है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है ये पता चलता है। लाइफ स्किल्स, उसको जनरल लाइफ स्किल्स आती है, जैसे कॉपरेशन, हार्मनी, ब्रदरहुड, भाईचारे में रहना, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, लाइफ के लिए जो जरूरी है, शेयरिंग, केयरिंग, ये सब। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलेगी भाई पढ़ लिख के। मॉरल वैल्यूज, नैतिकता हमारी जो है कि भाई औरों की हेल्प करनी है, हमें सही गलत को पहचानना है, ठीक है। स्टेबिलिटी, भाई एजुकेशन से स्टेबल तो एक इंसान होता ही है, क्योंकि उससे जॉब मिल रही है, स्किल्स मिल रहे हैं, आपको सही गलत की पहचान होती है, आपका फ्यूचर सिक्योर बेसिकली हो जाता है, ठीक है। पढ़ा लिखा व्यक्ति देखो बेशक से डिग्री होल्डर ना एक घर बैठा हो, ठीक है, पर उसको जरूरत पड़ेगी वो नौकरी कर लेगा, समझ रहे हो, तो इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, डी पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। चलिए भाई, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, और इनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं सेक्युलरिज्म पे, ठीक है, मीन्स कीपिंग रिलीजन सेपरेट फ्रॉम स्कूल एंड गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब हम रिलीजन को छोड़ के आपस में इंसानियत दिखाएं। अभी हाल ही में हम देखते हैं आतंकवादी हमले कुछ होते हैं, वहां पे सेक्युलरिज्म ऐसे में जब हिंदू मुस्लिम होता है तब खत्म हो जाता है, हम रिलीजन के बेसिस पे बंटवारे कर लेते हैं अपने, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत रिलीजन्स है, सभी रिलीजन्स है, तो इसलिए सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारी मतलब एक बहुत बड़ी चीज इंडिया के अंदर है, और इसको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फोकस करता है एजुकेशन पे बेस्ड ऑन रीजंस एंड एविडेंसेस रेदर देन रिलीजन बिलीव्स, मतलब धर्म क्या कहता है वो ना देख के सही और गलत क्या है, क्या सच है, वो देखा जाता है, ठीक है। इसमें हम न्यूट्रल एजुकेशन पढ़ाते हैं, हम रिलीजन के बेसिस पे आपने देखा होगा एजुकेशन नहीं देते हैं, ठीक है। जबकि आप देखोगे मदरसा, मक्तबाज, इनमें जो है रिलीजियस एजुकेशन भी होती है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ रिलीजन होती है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो मदरसा या मक्तबाज में जाता है,
तो वहाँ वो रिलीजन की एजुकेशन पढ़ता है, ऐसा नहीं है, रिलीजन के साथ साइंस मैथ्स और कुछ भी बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। बट वहाँ रिलीजियस एजुकेशन भी होती है। बट आप जनरल स्कूल्स में देखोगे वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम रिलीजन की या क्रिश्चियन रिलीजन की एज सच स्पेसिफिक कोई पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आप देखोगे न्यूट्रल एजुकेशन, ठीक है। तो ये सेक्युलरिज्म में आता है। इंक्लूसिव करिकुलम, इंक्लूसिव मतलब भाई इंडिया में किसी भी कल्चर का, रिलीजन का, बिलीफ का बच्चा एक साथ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड हो रहा है कि भाई ये स्कूल तो है इसमें हिंदू बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, इसमें मुसलमान बच्चे, इसमें क्रिश्चियन बच्चे, इसमें ये बच्चे ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है। टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, बिल्कुल ये हमें टॉलरेंस सिखाता है, एक दूसरे के मजहब की, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी सिखाता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। Nationalism is the idea that people should have feel proud of their country and share a common identity, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडियन हैं, ठीक है। तो नेशनल प्राइड हो, ठीक है, हम एम्फसाइज करें स्टूडेंट्स को, अपनी कंट्री के बारे में बताएं, हिस्ट्री बताएं, अपनी कंट्री पे प्राउड हो, बच्चों को झंडे की इम्पोर्टेंस पता चले, तिरंगे की इम्पोर्टेंस, आइडेंटिटी बिल्ड करें, बच्चे समझे कि हम इंडियन हैं, हमारे कल्चर वैल्यूज क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है एज अ सिटीजन। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई समाज में हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ सिटीजन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज यूनिवर्सलिज्म। ये एक बिलीफ है दैट ऑल पीपल, नो मैटर उनकी नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है या बैकग्राउंड क्या है, हम सब यूनिवर्स में, सारे वर्ल्ड के लोग मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ब्रदरहुड हो, ठीक है। कोई कंट्री डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, बड़ी है, छोटी है, उस बेसिस पे कोई हम लड़ाई झगड़ा या गलत चीज ना करें। इक्वालिटी मिले सभी को, ठीक है। सेम अपॉर्चुनिटीज मिले, ह्यूमन डिग्निटी हो, मतलब इंसानियत को पहले रखा जाए। आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस के ने, जैसे UNCRPD हो गया, ठीक है, या बच्चों के लिए हो गया, इंसानों के लिए कुछ ह्यूमन राइट्स बनाए हुए हैं जो सभी कंट्रीज को फॉलो करने होते हैं। जो कंट्री नहीं करती है तो सारी कंट्रीज मिलके उसको बॉयकॉट करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें लिखने हैं। आई होप इसका मीनिंग समझ आ गया ना, तो ऑब्वियसली आप अब लिख लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इक्विटी और इक्वालिटी की, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। सो इसका ना एक ही लाइन में मैं आपको पूरा वो समझा दूंगी, एक एग्जाम्पल से समझना। एक लड़का है राम और एक लड़का है श्याम। पता नहीं ये नाम की ना मुझे आदत हो गई है एग्जाम्पल्स में देने की। राम के पास एक टॉफी है, ठीक है। श्याम के पास 100 टॉफी है, 100, ठीक है। अब जो टीचर है उसके पास 2 टॉफी है, ठीक है, एक राम को देने के लिए और एक श्याम को लिए, ठीक है। तो 2 टॉफी लाती है। अब इक्वालिटी बोलती है कि भाई टीचर जो है एक टॉफी राम को दे दे, एक टॉफी श्याम को दे दे। लेकिन इक्विटी बोलेगी कि श्याम के पास तो ऑलरेडी 100 टॉफी है, उसको जरूरत नहीं है, जरूरत राम को है इन टॉफीज की, तो राम को दी जाए। इक्विटी कह रही है जिसको जितनी जरूरत उसको उतना दिया जाए, इक्वालिटी कह रही है सबको बराबर दिया जाए। समझ गए? यही है इनके बीच डिफरेंस। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार इनको रीड कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जहां आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी दिखा दूं स्लाइड्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जहाँ पे देखना है, ये रहा। समानता और समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वालिटी, इनके बीच डिफरेंस, और फिर एक्सप्लेनेशन है थोड़ी।
ठीक है। अब है रोल ऑफ इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये 5 पे आ गई। इसमें क्वेश्चन 4 स्किप हो रखा है, वो एंड में लगा होगा, इसमें हैंड रिटन होगा मे बी। ठीक है। Highlight the importance of promotion of individual opportunities, social justice, dignity in the context of democratic education। ये बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा ना क्रैश कोर्स भी है। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज हर एक को अच्छे से समझना चाहते हो तो क्रैश कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके क्रैश कोर्स को लो, उसमें एनरोल करो, आपको और अच्छे से चीजें समझ आएंगी। ठीक है। यहाँ पे मैराथन्स का बेसिकली मोटिव होता है जो स्टूडेंट्स लास्ट में बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट अगर टाइम है और अच्छे से कर सकते हो तो एनरोल इन क्रैश कोर्स। चलिए, इम्पोर्टेंस हाईलाइट करनी है। फॉर द प्रमोशन ऑफ individual opportunities, social justice and dignity in the context of democratic education। अब देखो डेमोक्रेटिक क्या है, लोकतांत्रिक शिक्षा, जहाँ पे हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है। सोशल जस्टिस मिले यानी कि सामाजिक न्याय, और डिग्निटी। ठीक है। ये इसमें है नहीं, अदरवाइज मैं आपको हिंदी में भी दिखाती। इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज यानी कि सबके पास क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, सबके पास एक्सेस हो एजुकेशन का, कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। किसी भी कल्चर से आते हो, रिलीजन से आते हो, सबको एजुकेशन का जो है एक्सेस हो, सब एजुकेशन ले सके। पर्सनल ग्रोथ, भाई हर एक इंडिविजुअल की डेमोक्रेटिक एजुकेशन में पर्सनल ग्रोथ हो, वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन को चुन सके, उसकी चॉइसेस हो, अपने पैशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सके। एंकरेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, बिल्कुल यहाँ पे हम विविधता को बढ़ावा देते हैं, जो उसके बेसिस मतलब ये नहीं बोलते गलत है। ठीक है, यानी कि भाई हर कल्चर का, हर राज्य का बच्चा, हर मजहब का, हर धर्म का बच्चा साथ में बैठ के एक छत के नीचे पढ़े और एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट भी करें। ऐसा ना हो कि हम धर्म के, मजहब के बेसिस पे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम्स का आजकल हो रहा है। तो ऐसी एजुकेशन की जरूरत है। बहुत लोग हैं जो, बहुत बच्चे आज के जो नहीं बिलीव करते अब इन सब में। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर फेयर ट्रीटमेंट सबको दिया जाता है, इक्वालिटी दी जाती है, माइनॉरिटी बेसिस पे रिजर्वेशन है। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स, भाई जो चीजें रही हैं जैसे अनटचेबिलिटी है, तो ऐसे बैरियर्स को हम तोड़े। हम प्रमोट करें सोशल वेलबींग को, कलेक्टिव वेलबींग को, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहने को। ठीक है। हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। लेट सपोज एग्जांपल ले लो, अगर आप देखते हो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे इंसान का जो दायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसकी हेल्प करे, ना कि नजरअंदाज करके वहां से बच जाए। समझ रहे हो? Dignity. Dignity is the context of democratic education means respecting and valuing every student। कि भाई आप हर बंदे को रिस्पेक्ट कर रहे हो, हर पर्सन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, सभी इंडिविजुअल्स को आप आवाज उठा रहे हो अगर कुछ गलत हो रहा है तो। ठीक है। एंकरेज कर रहे हो सेल्फ वर्थ, मतलब अपनी भी आप जो है एक मतलब एज अ स्टूडेंट आप काम कर रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट्स के हित में काम कर रहे हो आप, अपनी वर्थ दिखा रहे हो बाकी सबको, यानी कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, आप इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं कोने में बैठ के भी मैं तो कुछ काम नहीं करूंगा, नहीं। आप पार्ट हो सबका, तो आप दिखा रहे हो उनको कि मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूँ, और औरों की हेल्प ले रहे हो तो आप भी उनको हेल्प कर रहे हो, समाज के काम आ रहे हो। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज रोल ऑफ इकोनॉमी एंड historical forces in shaping the aims of education। भाई इकोनॉमी और हिस्टोरिकल फोर्सेस का बहुत योगदान होता है। इकोनॉमी का कैसे है, भाई जैसे वर्क फोर्स की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, देखो इकोनॉमी के बेसिस पे हमें पता है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, हम अपने बच्चों को जो है
जॉब के लिए, बिजनेस के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, वर्क फोर्स। देन इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल डेवलपमेंट हो, जितने ज्यादा लोग कमाएंगे नेशन की उतनी तरक्की होगी। हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड की ओर, डेवलप्ड जब भी होंगे तब हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। ठीक है, हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, डिमांड फॉर वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, आज के टाइम में हमें पता है, बाकी कंट्रीज को आप देखोगे तो उनकी इकोनॉमी हाई उस कंट्री की है जहाँ पे ज्यादा काम है और जहाँ ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जैसे जापान, चाइना, ऐसी कंट्रीज को ले लो, अमेरिका ले लो। ठीक है, तो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एम एजुकेशन के ऐसे सेट किए जाते हैं कि आने वाले हम फ्यूचर को देख ले, आने वाले 15-20 सालों को सोच के चले। तो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को आप देखोगे तो बहुत आज के टाइम में करिकुलम में डाला है। उसका मेन ये जो एम बना है टेक्निकल एजुकेशन हमारे एम में, तो वो इकोनॉमी की वजह से ये है, ताकि कल को देश को हम जो है अपने देश के लिए काम कर सके। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमें पता है हमारे और देशों के मुकाबले हमारी इकोनॉमी जो है वो वीक है। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज देखोगे, अमेरिका, यूएसए साइड देखोगे, तो उनके मुकाबले हम करें फिर काम। ठीक है, वो कैसे होगा? जब आज के यूथ को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको उस काबिल बनाएंगे कि कल को वो काम कर सके। ठीक है, अब हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं भाई। देखो, हमारी हिस्ट्री कैसी रही है वो बहुत डिपेंड, मतलब उस पे हमारी एजुकेशन के एम्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम आज के बच्चों को देखो, अभी नहीं, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस बोलूंगी, जब से स्वतंत्र हुए हैं हम, तब से हम अपने बच्चों को कितनी अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं कि कभी भी किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है। ठीक है, हमारे देश में धर्म जाति के बेसिस पे बहुत चीजें हुई है, तो वो ना हो, वॉर नहीं होनी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाते हैं हम बच्चों को। ठीक है, तो जिस हिसाब की देखो एम ऑफ एजुकेशन वैसे ही होगा, जिस कंट्री का जैसा लॉ है, टेक मतलब ये सब चीजें उस कंट्री की जैसी हिस्ट्री रही है वैसे ही एम्स ऑफ एजुकेशन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल डालना चाहो तो डाल देना। अभी करंटली में ना एनसीईआरटी से मुगल्स वाले चैप्टर ना कुछ डिलीट किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में मुगल्स ने कुछ अच्छा नहीं किया, उन्होंने इंडिया पे कब्जा ही किया था, तो उनके बारे में पढ़ाने की नीड नहीं लगती, तो इसलिए उन चैप्टर्स को डिलीट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। हम ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो, इन दोनों को बारी बारी रिपीट नहीं करेंगे, फिर भी एक दो चीजें यहाँ से आप देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्निटी विद द रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, ये 8 नंबर में ही है। ठीक है, बेसिकली 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 करने को आपको आएंगे, या हो सकता है तीनों आ जाए, आपको अपनी चॉइस से कोई 2 करने हो। ठीक है, अब देखो मॉडर्न जैसे जैसे जमाना हो रहा है ना, आप देखोगे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में की वजह से है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब जिस भी कंट्री में इंडस्ट्री सेट हुई वो अपने आप मॉडर्न होनी भी शुरू हो जाती है, वहां पे सिविलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो लोग हैं वो जनरली गांव से, जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग होते हैं वो जनरली शहरों में आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि उन्हें एक परमानेंट इनकम का साधन मिल सके। समझ रहे हो चीजें? इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है भाई? टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, राइट। अर्बनाइजेशन, यानी कि जहाँ फैक्ट्री होगी या जहाँ इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ आसपास लोगों की बसापत भी शुरू हो जाती है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस, इकोनॉमी बढ़ने लगती है, वहाँ पे वेल्थ आने लगती है, मार्केट सेटअप हो जाती हैं, क्योंकि लोग आ गए। ठीक है, लोग हैं तो उनके पास वो कमा रहे हैं इंडस्ट्रीज में काम करके, फिर मार्केट्स आ जाती है, मार्केट से तो वहां से लोग खरीदेंगे, उनका अलग से गुजारा होता है, मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो अलग से अर्न करते हैं, तो इस तरीके से वो एक शहर बसता चला जाता है।
दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये कैसे बने हैं? ये इसी यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। डालो ये एग्जाम्पल्स आंसर में। ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। अब देखो, इंडिया में हमें डेमोक्रेसी जो है 1947 के बाद मिली, राइट? तो वो पॉइंट्स आप लिखो इसमें। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें लिखने के लिए, क्योंकि ये 8 मार्क्स में है। अगर ये 16 में आता ना, तो इसको समझ के करने में बहुत मतलब मेहनत लगती, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही आपको लिखना है। डेमोक्रेसी में क्या आ गया कि भाई राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं लोगों के। ठीक है। इसके अलावा हमारी ड्यूटीज भी हैं एज अ सिटीजन, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप इसमें डालो। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डायमेंशंस बेसिस ऑफ करिकुलम एंड देयर रिलेशनशिप विद एम्स ऑफ एजुकेशन। देखो, सबसे पहले तो करिकुलम जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड कुरेरे से लिया गया है, जिसका मतलब है एक रेस कोर्स, जिसपे बच्चे भागते हैं अपने गोल को, अपने एम को अचीव करने के लिए। ठीक है। जैसे कि एक क्लास में अगर बच्चा है, तो वो अगली क्लास में जाने के लिए, क्लास 2 में जाने के लिए क्लास 1 का करिकुलम जो है उस पे रन करता है, उसे कंप्लीट करता है, ताकि वो आगे क्लास 2 में जा सके। वो उसका गोल होता है। तो ऐसे ही एजुकेशन का करिकुलम बेसिकली जो है, उसका एक गोल होता है बच्चे का, तो वो उस करिकुलम पे एक रनवे है जिसपे रन करता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम का क्वेश्चन आई, ये मेंशन करना आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? करेक्टरिस्टिक्स हैं करिकुलम के कुछ, कि करिकुलम जो है एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है। हम इसमें चेंजेस करते रहते हैं, फिक्स्ड नहीं होता है। इसको मॉनिटर भी होता रहता है, गवर्नमेंट देखती रहती है कि भाई जो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, कि भाई क्या जरूरत है करिकुलम में चेंजेस की, क्या बदलाव की। ठीक है। ये बच्चों की हिसाब से, बच्चों की नीड के हिसाब से होता है। ठीक है। ये डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड होता है। इंडिया का तो डेमोक्रेटिक करिकुलम है। यहाँ पे चॉइसेस होती हैं बच्चों को, क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं। करिकुलम जो है एक रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म एफर्ट का। करिकुलम को बनाना आसान नहीं होता है। एनसीएफ 2005 है जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। अभी इसमें 2022 या 23 में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। नया एक एनसीएफ देखने को मिला है, बट बेसिकली एनसीएफ 2005 वाला ही फॉलो हो रहा है। ठीक है। जो कि बहुत सालों के एफर्ट से बना था। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स है, मतलब इसमें बहुत चीजें होती है। बच्चे क्या एक्टिविटीज करेंगे, क्या पढ़ाना है, किस ऑर्डर से पढ़ाना, और लाइब्रेरी कैसी होगी, लेबोरेटरीज कैसी होंगी, स्कूल में गाइडेंस काउंसलिंग होगी, टीचर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सब कुछ करिकुलम में होता है। कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होती हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो, जो चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से होता है, लॉजिकल वे में होता है। नेक्स्ट इज करिकुलम के कॉम्प्लीमेंट्स कोऑपरेट्स विद अदर प्रोग्राम्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जैसे बच्चे छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं, आप देखोगे, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है, करिकुलम का ही पार्ट है। भाई स्कूल के अंदर जो भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो करिकुलम का पार्ट होती है। ठीक है। अब कुछ डायमेंशंस हैं यहाँ पे करिकुलम के। पहला है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। अब आप देखोगे बहुत लोग जो एजुकेशनल फिलोसोफर्स है, जैसे गांधी जी हो गए, जे कृष्णामूर्ति, टैगोर जी, अरविंदो जी, एटसेट्रा, तो इनकी फिलोसफीज करिकुलम के अंदर जो है वो फर्स्ट डायमेंशन रहता है। ठीक है। मतलब वहां से भी, उनकी आइडियोलॉजी से भी हम करिकुलम में चीजें डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल बेसिस, यानी कि सोसाइटी को, आज की सोसाइटी को किस हिसाब की और क्या चीजों की नीड है, आज के बच्चों को क्या नीड है, यंग बच्चों को। ठीक है, उस हिसाब से। देन साइकोलॉजिकल, भाई दिमागी रूप से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। बच्चे के दिमाग के लिए मेंटली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस हिसाब से करिकुलम जो है, ये बेसिस रहते हैं जो करिकुलम इस हिसाब से डिजाइंड होता है। ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप है। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया है, तो रिलेशनशिप समझने में अपने आप आगे आसानी होगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज अब है यहाँ पे
explain the philosophical, psychological, sociological, political, cultural, and economic determinants of the curriculum. Philosophical provides the foundation and vision of education. It defines the purpose of education, what knowledge is most worth, and what kind of human beings we aim to produce. ठीक है, मतलब कि हम कैसे ह्यूमन बीइंग अपनी जनरेशन को बनाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट्स करिकुलम में होते हैं। यानी कि एजुकेशन का एम क्या रहेगा, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, कौन सी फिलोसफीज डालनी है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, तो वो सब होता है। ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजिकल, भाई दिमागी रूप से मेंटली जो है बच्चों की ग्रोथ के अनुसार, इंटरेस्ट और नीड के अनुसार बच्चों को किस हिसाब की एजुकेशन देनी चाहिए, कैसे, वो हो गए यहाँ पे साइकोलॉजिकल, जो मेंटल स्टेट से रिलेट करते हैं। ठीक है। ये डिटरमाइन करते हैं बच्चों की एज क्या है, उसके हिसाब से कंटेंट क्या होना चाहिए। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैं सीख रही हूँ आप भी उस तरीके से सीख पाओ। सबकी अपना तरीका और अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। हमें जो थ्योरीज एजुकेशन साइकोलॉजी में है उनको फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक वे ऑफ लर्निंग बच्चों के निकाला है। ठीक है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आ रहा है। इसके बाद है सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि भाई सोसाइटी को जिस हिसाब की नीड है। ठीक है, हमारे यहाँ देखो, इक्वालिटी में थोड़ा सा इशू आया, अमीरी गरीबी में आया, इंडिया को धर्म बहुत ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम के राइट्स होते रहते हैं, तो इन सब के बेसिस पे एक करना था। हमारी सोसाइटी को ऐसी एजुकेशन की जरूरत थी कि वो लड़ाई झगड़े ना हो, सब मिलजुल कर रहें। तो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे एम ऑफ एजुकेशन में जो है सोशल डिटर्मिनेंट्स के अंदर, करिकुलम के अंदर डाले गए। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। भाई देखो, एक राजनीति जिस हिसाब की होगी ना, एक देश की जैसी पॉलिटिक्स होगी उस हिसाब से उसका करिकुलम भी अफेक्ट करेगा। जैसे कि भाई देखो, अभी तक 1947 से अभी तक जो करिकुलम डिजाइन हुआ, या 2005 से आप लगा लो जो लेटेस्ट एनसीएफ था, मुगल्स वाले चैप्टर थे, बट अब वाली जो गवर्नमेंट है उसको लगा उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने वो डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से करिकुलम जो है वो पॉलिटिक्स के हिसाब से, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है। और बाकी जो एजुकेशन के अंदर पॉलिसीज वगैरह आती हैं तो वो गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट उनको करती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, या कोई योजना हो गई जैसे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, तो ये सब भी पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। ठीक है। हम बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टीज अपने एजेंडा ये सेट करती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि कल्चर के बेसिस पे भी करिकुलम सेट होता है। जैसे हम अपने बच्चों को एग्जाम्पल, जब स्टेट्स के बारे में पढ़ाते हैं तो फेस्टिवल्स हर स्टेट का, वहाँ का डांस फॉर्म क्या है, जैसे पंजाब का भांगड़ा है, वहाँ का फूड क्या है, केरल में क्या फूड खाया जाता है, मेघालय का क्या है, उड़ीसा का क्या है, ये सब पढ़ाते हैं। ठीक है। वहाँ की डांस हो गए, फूड हो गया, ड्रेस हो गया, तो इस हिसाब से कल्चर के हिसाब से भी चीजें होती है करिकुलम में। ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, भाई ये तो अब पैसा देखो सबसे ज्यादा जरूरी आज के टाइम में हो गया है, तो करिकुलम ऐसा हम बनाते हैं कि वो आज की मार्केट डिमांड्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। मैंने बोला ना, आपको फिर से बताती हूँ, दोहराती हूँ कि भाई आज के जो बच्चे स्कूल में है ना, उनके लिए जो करिकुलम डिजाइंड है वो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है कि कल को वो देश की इकोनॉमी बढ़ाने में काम कर सके, सब अपनी जीविका कमा सके। क्योंकि वो कमाएंगे तो देखो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं और उसी से हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेगा। जो अभी हम विकास कर रहे हैं, तो एक विकासपूर्ण देश तभी होगा जब ये सब हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब कमाएंगे, अच्छा हम कर पाएंगे। ठीक है। सो हिंदी मीडियम में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाई हूँ, मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ सिर्फ, बाकी देखो एक्सप्लेनेशन तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहती है। ठीक है, आप क्लास को ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा।
ठीक है, बाकी आपको नीड लगे कि एक हिंदी मीडियम की क्लास सेपरेट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कर देना। हिंदी मीडियम की सेपरेट क्लास भी हम रख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हमने किया है। चलिए, सो दिस वाज द मैराथन क्लास। आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चंस इसमें और रह गए हैं, बट देखते हैं। आप सभी अगर क्लास को प्यार देंगे तो हम इस सीरीज को डेफिनेटली कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। राइट स्टूडेंट्स? चलिए, थैंक यू।